अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज हमीद का जो मामला है, जब ये शुरू हुआ, अरेस्ट हुए और तकरीबन 10-15 दिन गुजरे हैं, तो मैं मुसलसल कोशिश में था कि इसके ऊपर कोई मेरा राब्ता हो, कोई मालूमात हासिल हो। तो तकरीबन आप कह लें कि 10-15 या 20 दिन हुए होंगे। तमाम चीज़ें जो इंसान रिकॉर्ड पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगस्त में उनकी अरेस्ट हुई थी और आप देख लें तकरीबन 15 या 20 दिन मैक्सिमम। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरा राब्ता हुआ और जो मेरा सोर्स है वो बहुत यानी कि अथेंटिक सोर्स है। और उसने ये बात बताई थी कि उसको मैंने बहुत दफ़ा जो है ना अपने व्लॉग्स में बताया। और उसने ये बताया था कि पहले 2 या 3 दिन जो फैज़ साहब थे वो परेशान थे। और पहले दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये किस तरह से मुमकिन है, अभी हो सकता है कि दरवाजे खुले हैं और ये सब कुछ हो जाए, ऑफिसर्स भागते हुए हैं, ये सर गलती हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन था, तीसरा दिन, यानी कि 2-3 दिन के बाद जो उनसे थे ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। और नॉर्मल होने के बाद उन्होंने अच्छे तरीके से खाना पीना हर चीज़ सब कुछ ऑन हो गया था। और एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल वो ओके हो गए थे। उनसे स्टार्टिंग में जो सवालात हो रहे थे उसके ऊपर वो माजरत कर रहे थे कि यार मैं इस टाइम में ओके नहीं हूँ। लेकिन जब उन्होंने बाद में जब बात की और जो ऑफिसर्स वगैरह जो आए वहाँ पे और उन्होंने बताया कि भाई हमारे ये सवालात हैं, इस बिना पे आपको ऐसे ऐसे अरेस्ट किया गया, इसकी आपसे आप के ऊपर इंक्वायरी आई है, तो आप हमारे सवालों के जवाब दें। तो फिर जब उन्होंने जवाब देना शुरू किए तो काफ़ी सारे मसाइल का सामना हुआ। क्योंकि जब वो सवाल कर रहे थे तो ये सवाल को घुमा रहे थे, पलटा रहे थे कि ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये फलाने से भी पूछो, फलाने से भी पूछो। उस दिन भी हम मैस में बैठे हुए थे, उस दिन भी हम मैस में बैठे हुए थे, फलानी जगह पे बैठे हुए थे, ये बात हो रही थी, ये तो उसके इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी है, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो इस तरीके की उन्होंने अपनी यानी कि स्टार्ट लिया। और ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। क्योंकि जो बहुत ताकतवर होते हैं जो इस किस्म की इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वो इस तरह के ताकतवर नहीं होते कि मैं बड़ी माजरत के साथ कहने लगूं कि 4 थप्पड़ मारे और उससे कहें कि साइन कर यहाँ पे ना। ऐसा नहीं कर सकते। उनको पता होता है कि सामने कौन बैठा हुआ है, उसके डिजिग्नेशन क्या है, उसके मामलात क्या है, वो किस जगह पे बात कर रहा है। वो सेकंड पे ही रहा है ना, मतलब हाईएस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ है, उसके बाद उसने चीफ ही बनना था। अब चीफ में तो देखें जो भी होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, तमाम की ख्वाहिश ये होती है कि मैं चीफ बनूं। और उसके जहन में एक प्रोग्राम होता है कि यार मैं इस पे अमल करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। मतलब ये उसकी जायज ख्वाहिश होती है। इसको हम नाजायज ख्वाहिश नहीं कह सकते कि जी इसका नंबर लग गया। नहीं, उसको हर तरह से जो है ना हक होता है कि वो जाकर उस ओहदे पे सर्व करे। अब जैसे जनरल आसिम मुनीर हैं, क्या माजी में करते रहे हैं, किन प्रेशर्स के अंदर थे, क्या वो वहाँ पे DGISI थे, क्या कर रहे थे, DG MI थे तो क्या कर रहे थे, और इस वक्त में वो चीफ हैं तो उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो हर चीज़ का ना अपना वक्त का तकाजा होता है। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना बात को उलझा नहीं देना चाहिए। हर चीज़ मिलकर चल रही होती है। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने डिफेंस को जो है ना शुरू कर दिया था, या उनको आप कह लें कि सेकंड थर्ड लाइन जो उनसी थी उस प्रोग्राम के ऊपर वो आ गए थे। उनको पता लग गया था कि ये जो सिस्टम चल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, उनमें से जो कुछ लोग हैं और इस तरीके से सोच है और पीछे जो हम बातें करते हैं, ये फ्रंट पे आ चुकी हुई हैं, ये किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। उन्होंने ये एक्शन ले लिया हुआ है। जब एक्शन ले लिया हुआ है तो हम आमने सामने आ गए हैं। अब मेरा बचना जो है ना मुश्किल है। अब मैं बच इसी सूरत में सकता हूं कि मैं बहुत सारे ग्रुप को जो है ना साथ में रला लूं, और स्पेशली उन लोगों को जो इस टाइम में ड्यूटी पर है। तो उन्होंने उस लाइन को अपनाया और हर चीज की जो है ना तस्दीक की। बिल्कुल जिसको रिपोर्टर्स बताते हैं ना कि वो तोते की तरह बोले, वो बिल्कुल तोते की तरह बोले। लेकिन हर जगह पे जो है ना उन्होंने वजाहत से बताया कि
ये उसको भी पता है, ये उसको भी पता है, ये उसको भी पता है, मैं कर रहा था, वहां पे वो भी आता था, वो भी आता था, वो भी आता था, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो मुझसे पूछ लो। तो ये कोई छोटी सी डिफेंस नहीं है उनकी, ये बहुत बड़ी डिफेंस है। तो अभी जो इंसान ना, लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा होने वाला है, नुसरत जावेद साहब ने एकदम से बताई कि वो सारा हो गया, और ये खबर आई भी थी। लेकिन मैं उस वक्त में SMT पर जो है मैंने अपनी राय दी थी कि भाई नुसरत जावेद साहब बहुत वेल इन्फॉर्म्ड साफ़ी हैं, और उन्होंने जो बात बताई है वो डेफिनेटली वो कोई उनका सोर्स बड़ा क्रेडिबल होगा, वो हल्की बात करते ही नहीं है। लेकिन मेरे सोर्स ने जो कहा था, मैं इस वक्त में खामोश रहता हूँ, उसने तो ये बात बताई थी, और उसके बाद फिर मैंने दोहराई, मुतअद्दिद बार दोहराई। होता है ना कि इंसान के ज़बान से निकल गया, फिर निकल गया, डजन्स ऑफ टाइम मैंने ये बात बताई। अभी ये जो चल रहा है ना मामला, ये भी काफ़ी ज़्यादा जनसना गंभीर है। लेट सपोज अगर इसमें ये कहते हैं कि जनाब हम इतने बंदों को पकड़ लेते हैं, तो जब वो और बाकियों को छोड़ देते हैं, जब वो बोलेंगे ना, तो वो भी इसी तरह से बोलेंगे। ये बात आप ध्यान रखें कि लेट सपोज ये एक 10 को फंसाते हैं, तो 10 जो फंसेंगे ना, वो मजीद 10 को फंसाएंगे, तो वो तो बात कहीं की कहीं जाएगी। तो इतना आसान मसला नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर विल है, अगर इस बात को समझ लिया गया, इस बात को जांच लिया गया, परख लिया गया, देख लिया गया है कि जो इस वक्त में हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, कि हमारे खित्ते की जंग कोई और लड़ रहा है, उसको पता है कि अगर ये आग पाकिस्तान में आई तो ये चाइना और इंडिया के ऊपर जाएगी। इंडिया भी नहीं चाहता कि इस टाइम में पाकिस्तान डिस्टर्ब हो, ऊपर से वो जो मर्जी कहता रहे। उनके पॉलिटिकल जो एक्शंस हो सकते हैं वो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो। एक बड़ा राइजिंग है इस वक्त में इंडिया, वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे उसको अंदाजा हो गया था जब लद्दाख का मामला हुआ था, तो उसको अंदाजा हो गया था कि आजाद कश्मीर पे हम नहीं हाथ डाल सकते, अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर चाइना आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी चाइना के पास बहुत बड़ा जो है ना एरिया जो पाकिस्तानी कश्मीर का है, वो अलल ऐलान कहते हैं, या मतलब वो कहते हैं कि ठीक है जब ये कश्मीर आज़ाद होगा तो हम पाकिस्तान को दे देंगे, अदरवाइज तो ये हमारा हिस्सा है, इंडिया को तो नहीं हम देते। कौन से नक्शे में है, कौन सी ट्रीटी में है, कौन सी जगहों पे है, ये किस तरीके की इन्होंने जनाब अपनी किसी से कश्मीर में जो उस टाइम में रूलर थे उनसे मिल के, तो ये इस तरीके से तो तकसीम नहीं हुई थी। तकसीम तो और तरह से हुई थी, आबादी की बुनियाद पे हुई थी, वोट हुए थे। तो ये तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो करारदादें देखी, पाकिस्तान में तो केस लड़ा नहीं जाता, जिन्होंने लड़ना होता है उनको खड़े नहीं होने दिया जाता, और जो आगे खड़े हो जाते हैं उनके अंदर इतनी अहलियत ही नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ एक के इतने टाइम के लिए हम आ गए हैं, बस लूटो और फूटो, फिर बेड़ा गर्क होना लगेगा, फिर हम सिविलियंस को दे देंगे। यही 70 साल की तारीख है। तो बहरहाल फैज साहब का केस बहुत डिफिकल्ट है, और उससे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि इस वक्त में जो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, वो उसकी सरबराही है शहबाज शरीफ साहब के पास। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी ये वाला एंड तुम संभालो, ये वाला एंड तुम संभालो, ये वाला एंड भी तुम संभालो, और ये वाला एंड भी तुम संभाल लो। मैं वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बस बैठा रहूं, मैंने अपने भाई को साइड पे किया हुआ है, भतीजी को काम पे लगी हुई है, और मैं जो है अपनी बल्ले बल्ले करवा रहा हूँ, और कहीं पे जाता हूँ तो मैं जर्मन बोल के दिखाता हूँ, फ्रेंच बोल के दिखाता हूँ, अरबी बोल के दिखाता हूँ, और इसीलिए उनको KP में नहीं लेकर गए। आई थिंक ये मेरा तंज है, इसको तंज तक रखिएगा कि वो वहां पे पश्तो बोलना शुरू कर देता, सिंगे चल दे, जोड़े तगड़े तसनुम दे, ठीक है, टोपो जमा कानून दे, यही करना था शहबाज शरीफ साहब ने, और क्या करना था, इनको यही सब कुछ आता है। हाँ, भाग दौड़ बड़ी अच्छी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वजारत उज़्मा की पॉलिटिकल चेयर है, इसको चेयर करना इतना आसान नहीं है। हुकूमत गिरा भी देती है, हमारी स्टैब्लिशमेंट बना भी देती है, लेकिन इस सीट को नहीं चला सकती, दूर से भी नहीं, उनको अंदाजा है। तो बहुत शुक्रिया जी, फिर व्लॉग लंबा हो गया, कोई बात नहीं।